जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैफ 3 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 78। कंसेप्ट हमारा चल रहा था आईटी जनरल कंट्रोल का। आज के लेक्चर में हम आईटी जनरल कंट्रोल की इम्प्लीमेंटेशन और चैलेंजेस स्टडी करेंगे। बाकी ये जो इंतज़ाम आप ही के कुछ साथियों ने किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड फीलिंग है ऐसा कि बैड फीलिंग है? चलिए, कल हमने स्टडी किया था आईटी जनरल कंट्रोल। हमें पता चला भैया हम डाटा सिस्टम है डीएसआर में, तो हमारा सिस्टम एक प्रोबेबली सबसे अहम एसेट है, टेंजिबल एसेट से ज्यादा अहम है हमारा सिस्टम, आईटी सिस्टम, डाटा हमारा। और उस डाटा का बहुत से रिस्क भी फेस करना पड़ते हैं, ऐसे बहुत से रिस्क फेस करना पड़ते हैं। तो एक हमारा सिस्टम कंट्रोल सिस्टम ऐसा है जो सिर्फ एक आधे रिस्क नहीं बल्कि ओवरऑल सारे आईटी सिस्टम के रिस्क को प्रोटेक्ट करता है। उस कंट्रोल का नाम बताइए। आईटी जनरल कंट्रोल, जो किसी एक आधे रिस्क को नहीं क्या करता है, इंटायर आईटी सिस्टम के रिस्क को कवर करता है, रिड्यूस करता है। उसका नाम है आईटी जनरल कंट्रोल। गुड है ना आईटी जनरल? अच्छा ओके। कल हमने स्टडी किया था आईटी जनरल कंट्रोल के कितने एलिमेंट होते हैं, यानी 5 एलिमेंट। यानी हमने हर एक एलिमेंट में ये सीखा कि आईटी जनरल कंट्रोल का ये वाला एलिमेंट जो है वो ये काम करता है, ये वाला एलिमेंट ये काम करेगा, ये वाला एलिमेंट ये काम करेगा। 5 एलिमेंट्स हैं, पांचों मिलकर काम करते हैं तो फिर मिलती है फुल पावर आईटी जनरल कंट्रोल को। लेकिन क्या आईटी जनरल कंट्रोल इंप्लीमेंट करना, जब ये इतने ओवरऑल आईटी सिस्टम को कवर कर रहा है, तो क्या ये छोटी चीज होगी? नहीं, इसको इंप्लीमेंट करना भी तो एक बड़ी चीज होगी। तो क्या इंप्लीमेंटेशन एकदम से हो जानी चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप? तो आज हमने यही सीखना है कि कल जो आईटी जनरल कंट्रोल इतनी अच्छी चीज पड़ी, इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा कंट्रोल सिस्टम, इतना अच्छा कंट्रोल सिस्टम, तो उसको आज अगर इंप्लीमेंट करना है तो स्टेप बाय स्टेप कितने स्टेप्स में इंप्लीमेंट करना है, क्या सीखेंगे आज हम आईटी जनरल कंट्रोल को। कल हमने उस कंट्रोल को समझा कि है क्या चीज, कितने हिस्से हैं। आज हमने क्या समझना है, उसको इंप्लीमेंट करें तो स्टेप बाय स्टेप क्या करना है और इंप्लीमेंटेशन करने में हमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, ताकि आप पहले से तैयार रहें। जब प्रॉब्लम्स आए तो आप परेशान ना हो जाए, पहले से तैयार रहें। ठीक है जी, तो स्टार्ट करें। लेकिन उससे पहले, आगे चलने से पहले, क्या प्रीवियस लेक्चर का हमने जो कंसेप्ट था वो सीख लिया, समझ लिया? डेफिनेटली आप कहेंगे सर समझ लिया। मैं आपसे पूछूंगा कोई क्वेश्चन, आपने कहा सर कोई क्वेश्चन नहीं। मैंने पूछना आपको समझ आ गई, आपने कहना सर सब समझ आ गई, लेकिन असाइनमेंट नहीं की वो अलग बात है, रिवीजन नहीं की वो अलग बात है, लेकिन समझ सारी आ गई है। तो ये चेक करने के लिए कि आपको समझ आई कि नहीं आई, क्या करना है, हमने CRN लिखना है। शाबाश, देखते हैं जी, स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जी, उसने, अटैकर ने डाटा सोल्व किया। डाटा चुराया कैसे था? ये कोई सॉफ्टवेयर फॉल्ट नहीं था जो उसने चुराया, बल्कि क्या किया कि पासवर्ड, एक मेलवेयर के जरिए से पासवर्ड चोरी किया, और डाटा एक्सेस करने के लिए सिर्फ पासवर्ड की जरूरत थी। तो कौन से वाली वीकनेस है यहाँ पे? एक्सेस, हाँ, यूजर सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बल्कि सिंगल फैक्टर नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? मल्टी फैक्टर। ट्रेनी को उठा के CFO बना दिया।
क्या किया, कौन सा वायलेट हुआ कंट्रोल, यूजर ऑथेंटिकेशन। प्रिविलेज एक्सेस नहीं, प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट तब होता है जब हम कहते हैं हेड के कंट्रोल के आईडी पे कंट्रोल लगाए गए हैं, ये हेड के कंट्रोल का मिसयूज हुआ है, हेड जो उसका अकाउंट था उसका मिसयूज हुआ है, ये फर्क है, ठीक है। देखें, अगर मुझे कोई अकाउंट दिया गया एलएमएस के ऊपर और वो अकाउंट मैं सही तरीके से इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा, वो मेरा सही तरीके से उस अकाउंट को इस्तेमाल करना, वो है प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट। और अगर वही अकाउंट किसी और को भी दे दिया गया, वो रोल बेस्ड एक्सेस का, यानी उसके रोल से ज्यादा उसे पावर दे दी गई, तो ये रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है। बैकअप लिया गया था 5 महीने पहले और कभी उसको रीस्टोर करके कभी चेक भी नहीं किया ठीक है कि नहीं, डिस्क फेलियर हो गया। अब कौन सा वाला कंट्रोल फेल हुआ, बैकअप एंड रिकवरी। याद रखें, एक कंट्रोल यह है कि बैकअप फ्रीक्वेंटली होना चाहिए, जितना फ्रीक्वेंटली हो उतना बेहतर है, डेली हो जाए, आवरली भी, बाज का तो मिनट बाय मिनट भी बैकअप होते हैं कुछ जगहों पे, बैंक्स में खास तौर पे, ठीक है। और अगर आपने कोई बैकअप करना है तो वक्तन फक्तन उसको, अगर डिजास्टर नहीं भी हुआ ना, फिर भी रिस्टोर करके चेक कर ले रिस्टोर हो रहा है कि नहीं बैकअप, ताकि डिजास्टर की प्रॉब्लम ना हो। ये ना बैकअप किया उसमें कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो रिस्टोर नहीं हो पा रहा और हमें पता तब चले जब एक्चुअली जरूरत पड़े, नहीं, कह रहा है वक्तन फक्तन टेस्ट रन करते रहा करे कि बैकअप सही रिस्टोर हो रहा है कि नहीं। जी, डेवलपर है, उसने क्या किया, फी कैलकुलेशन, तो क्या क्या कौन वाले कंट्रोल वीक है, कौन से, चेंज अप्रूवल प्रोसेस। हाँ जी बिल्कुल, अप्रूवल नहीं, चेंज से पहले अप्रूवल होनी चाहिए ना। परमानेंट पर्सनल एडमिन अकाउंट्स हैं, उनके राइट्स कभी एक्सपायर ही नहीं होते। ये हाँ, ये है प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट। हुआ क्या, स्नोफ्लेक ने रिलीज किया सॉफ्टवेयर अपडेट जो कि कंपैटिबल नहीं था। कंपैटिबिलिटी चेक करनी चाहिए थी ना पहले। टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, करेक्ट।
इंजीनियर इन्वॉल्व कुड नॉट रिकॉल, आउटेज हुआ, ऑडिटर कुड नॉट एस्टैब्लिश, उन्हें पता ही नहीं चला चेंज क्या हुआ है। ये क्या मतलब, चेंज किया है उन्हें याद ही नहीं है क्या चेंज किया है, लिखा जबानी कलमी किया होगा ना, तभी तो याद नहीं है। डॉक्यूमेंट्स ही मेंटेन नहीं किए, रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया, करेक्ट। सिक्योरिटी ब्रीच, कोई अटैक हो जाए, नेगेटिव इवेंट अकर हो, उसको डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड करना ये अलग चीज है, और सिस्टम को अगर चेंज कर रहे हो इसको रिकॉर्ड करना अलग चीज। फर्क समझ आ रहा है? आपने अपने सिस्टम को चेंज करना है, इसका रिकॉर्ड रखना ये अलग है, ये डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल। और अगर कोई इंसिडेंट अकर हो जाए वो रिपोर्ट करना, उसके बारे में तफसील लिखना क्यों अकर हुआ है, ये अलग है। ऐसा ही है। तो मुझे बताइए कि अगर ये अलग है तो ये किस कैटेगरी में जाएगा फिर? इंसिडेंट मैनेजमेंट में। ठीक है, सिस्टम मॉनिटरिंग में नहीं। सिस्टम मॉनिटरिंग तो वो इंसिडेंट से पहले आप रूटीन बेसिस के ऊपर कर, जो रूटीन बेसिस में आप सिस्टम पे नजर रख रहे होते हैं क्या चीज सही क्या गलत, वो है मॉनिटरिंग। जब इंसिडेंट अगर हो जाए उसके बाद जो एक्शन लेंगे आप, वो मॉनिटरिंग नहीं है, वो इंसिडेंट रिस्पॉन्स है। मॉनिटरिंग है रूटीन की एक्टिविटी, वकूए के बाद क्या करना है ये रूटीन की एक्टिविटी नहीं है, मॉनिटरिंग में नहीं आएगा। नेक्स्ट, four cargo declaration portal last quarter were reported by clearing agents. No automated tool watched the portal. तो ऑटोमेटेड टूल्स देख ही नहीं रहे थे, ये है मॉनिटरिंग। ऑटोमेटेड टूल्स को कंटिन्यूसली वॉच करना चाहिए ना। कौन से वाला ऑटोमेटेड टूल्स बता सकते हैं? सीएम नहीं वॉच करता। एप्लीकेशन राइट करना शुरू कर दी। एप्लीकेशन से मुराद छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम। राइटिंग से मुराद है इसका कोड बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहला कंट्रोल कौन सा वीक, बिजनेस और टेक्निकल नीड्स को डिफाइन करें। कोई भी सिस्टम बनाने से पहले डिसाइड करें किस पर्पस के लिए बन रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि महीना हो गया कोई नई ऐप डेवलप नहीं की हमने तो अब ऐप डेवलप, ऐसे नहीं। नीड होगी पहले, उसके बाद डेवलपमेंट होगी। एक ही चाबी है डाटा सेंटर की कार्ड सबको दे दिया। फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल कौन सा होना चाहिए? बायोमेट्रिक और की कार्ड आइडेंटिटी रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथोराइज्ड स्टाफ। ठीक है, ऑथोराइज्ड स्टाफ को हर एक को नहीं कार्ड देना।
डाटा सेंटर का कूलिंग सिस्टम खराब हो गया, हीटअप होने की वजह से कंप्यूटर शट डाउन हो गए। स्टक हो जाता है ना कंप्यूटर, हीटअप जो फैन लगाया होता है, एक छोटा सा कंप्यूटर भी हो उसके अंदर, वो फैन किस लिए, कभी आपने देखा है लैपटॉप के नीचे किस लिए होता है? कूल डाउन करने के लिए। आईटी जनरल कंट्रोल सब कंट्रोल कौन सा फेल हुआ? फिजिकल एनवायरमेंटल कंट्रोल। वाइडेस्ट एक्सेस तो देना मिलती है। privileged access management limits administrator using activity logs time limit। हाँ, ये authentic classified data by sensitive level before access। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारी? फर्स्ट और थर्ड। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल वाइडेस्ट एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता। ये तो मुझे लगता है थर्ड और फोर्थ है गलत। टेस्टिंग जो है उसे डेवलपर लेवल पर नहीं, यूजर लेवल पर भी जाना चाहिए। गलत चीज पूछी है आपने, गलती से सही बता दी है। हाँ, सही क्या पूछा करना था, गलत बतानी थी, वीकनेस। सही अप्रोच ये थी। टेस्टिंग में स्टॉप, ये गलत है। बिजनेस एंड टेक्निकल नीड जो है वो इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन के बाद में क्या करना है उसका, वो तो पहले बताना चाहिए क्या नीड्स है, उसके मुताबिक ऐप डेवलप करें। थर्ड और फोर्थ गलत है, इसीलिए ये सही है, डी सही है। क्यों भला? थर्ड उसने गलत पूछा था, कंट्रोल वीकनेस। मैपिंग कंट्रोल टू 5 आईटी कंपोनेंट विच क्लास? सीसीटीवी और मोशन सेंसर जो है ये फिजिकल सिक्योरिटी में आते हैं। सही कह रहे हैं, फिजिकल सिक्योरिटी। टाइम लिमिटेड सेपरेट एडमिन अकाउंट्स, ये प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट। टेस्टेड नाइटली रिस्टोर ऑफ द डिस्पैच डाटाबेस, चेंज मैनेजमेंट है और डॉक्यूमेंटेशन है। नहीं, रिस्टोरेशन चेंज मैनेजमेंट में थोड़ी आएगा। रिस्टोरेशन किस में आएगा? वो तो बैकअप एंड रिस्टोर वाले में। सैंडबॉक्स ट्रायल, सैंडबॉक्स ट्रायल्स का मतलब ये होता है कि अलग से छोटा सा हिस्सा बना के वहां पे टेस्टिंग करते रहे। जैसे बच्चे होते हैं ना, रेत से खेलते हैं, तो क्या करते हैं, पूरे घर में रेत फैला ना दे, क्या करते हैं गोरे, क्या करते हैं बाग में ना साइड पे थोड़ा सा सेक्शन बना देते हैं, उधर सारी रेत मिट्टी, बच्चे को कहते हैं लो इधर जो मर्जी नाचना है नाचो, तुम वो जो मर्जी, पूरा घर सिक्योर रहता है। उसी तरह आईटी में भी सैंड बॉक्स एनवायरनमेंट का कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? आपने कोई भी टेस्टिंग करनी है, चीज चेंज करनी है ना, छोटा सा एक सेटअप बनाए, उसमें टेस्टिंग करते रहे ताकि मेन सिस्टम को कोई फर्क ना पड़े। इसे बोलते हैं सैंड बॉक्स टेस्टिंग, सैंड बॉक्स एनवायरनमेंट, कि एक इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में टेस्टिंग कर लें। ठीक है, जैसे एक वेबसाइट बनाई, वहां पे अब टेस्टिंग हो रही है, जब वह कंप्लीट हो गया फिर हम अपना इंटरनल जो सॉफ्टवेयर सर्वर उसको अपडेट करेंगे उसकी बेस पे। सैंडबॉक्स ट्रायल, ये ट्रायल पर्पस के लिए यूज होता है सैंडबॉक्स। और फिर अपग्रेड बिफोर रिलीज, आईटी ऑपरेशन नहीं, तो ये कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट और सेकंड। लीजिए टॉपर्स हमारी आज की क्लास के हैं, कौन कौन टॉपर्स हैं? शाबाश, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
5th, 6th पोजीशन, 7th, 8th, 9th, 10th। ओके चलिए, अच्छा अब बताइए, पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। आईटी जनरल कंट्रोल के एलिमेंट्स में से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। आईटी जनरल कंट्रोल वो आपसे कल शेयर कर देंगे। आईटी जनरल कंट्रोल कोई क्वेश्चन, आगे चलें? पक्का? क्या सीखने जा रहे हैं? कल हमने एलिमेंट सीखे थे आईटी जनरल कंट्रोल के, आज क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम सीखने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है। अच्छा, ये जो स्टेप वाले कंसेप्ट होते हैं ये मुमकिन तौर पे आसान होते हैं। क्यों भला? क्योंकि चीजें तरतीब से चल रही होती है, सीक्वेंस में चल रही होती हैं, लॉजिकल वे में चल रही होती हैं चीजें। तो जो स्टेप बाय स्टेप वाले कंसेप्ट होते हैं ये अमूमी तौर पे क्या होते हैं, आसान होते हैं। जैसे अब ये हम आज कंसेप्ट सीखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 वाला। क्या कंसेप्ट के हमने आईटी जनरल कंट्रोल को इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो भैया 5 स्टेप्स हैं, 5 एलिमेंट थे, 5 ही स्टेप। इसका ये मतलब नहीं हर एलिमेंट का अलग अलग, नहीं ये मतलब नहीं है। इत्तेफाक की बात है कि एलिमेंट्स भी 5 और आईटी जनरल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करना है तो कंट्रोल भी 5। स्टार्ट करें इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहला रिस्क असेसमेंट। कहता है कंट्रोल बाद में आएगा, रिस्क आएगा तो फिर कंट्रोल आएगा ना, क्योंकि कंट्रोल का पर्पस क्या है खुद बताएं, रिस्क को एड्रेस करना। तो कहता है पहले रिस्क असेस करें, बाद में कंट्रोल को लेके आइएगा। और पहले मसला होगा फिर सोल्यूशन होगा, कि मसले के बगैर ही सोल्यूशन आ जाएगा। तो आईटी जनरल कंट्रोल सोल्यूशन है, मसला क्या है, रिस्क। कहता है रिस्क आइडेंटिफाई करो कि आपका रिस्क क्या है। इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाइंग रिस्क। सिस्टम को यूज कर रहे हैं, आपने सोचना है मेरे सिस्टम को कौन कौन से रिस्क फेस करना पड़ेंगे। मैं आज आईटी सिस्टम यूज कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं आईटी सिस्टम यूज करना, तो मैंने स्टेप नंबर 1 में क्या सोचना है, कौन कौन से रिस्क फेस करना पड़ सकते हैं। भैया आईटी सिस्टम है तो इसका मतलब है हार्डवेयर कोलैप्स कर सकता है, सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, हैकिंग भी हो सकती, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, हैकिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब भाई बहुत से हम आईटी सिस्टम, एक डिपार्टमेंट कोई और वर्जन इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा कोई और, कंपैटिबिलिटी का इशू हो सकता है, ये रिस्क हो सकते हैं। अब भाई हमारा जो सिस्टम है उसे 10 लोग एक्सेस करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो पासवर्ड शेयरिंग का रिस्क हो सकता है। हमारे जो यूजर जो सिस्टम को यूज करेंगे वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, हो सकता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में ना जानते हो सकता है फिशिंग, ये चीज फिशिंग अवेयरनेस ना हो, उन्हें एजुकेशन। तो ये पहले आपने क्या करना है, रिस्क। आपका दोस्त आपको कहेगा क्या हो गया है भाई, क्यों बुरी बुरी बातें सोच रहे, शुभ शुभ सोचो और शुरू करो काम, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह करे ठीक हो जाए, लेकिन मैं बुरे के लिए तैयार भी तो रहना चाहिए। या घर में किसी से बात करें ना इस तरह की बात, अच्छा जरा मरने की तैयारी कर ले, ये काम कर ले, मरने के बाद, और अगली बात क्या करते हैं, उसको कैसी बातें करते हो, अच्छी अच्छी बातें करो, ये अच्छी बात। भाई मरने के बाद ये अच्छी बात नहीं है क्या नहीं मरना, नहीं मरना होता तो फिर तो ठीक है, फिर तो ना करते। ठीक है, तो भाई ये सोचना कि मेरे सिस्टम में क्या क्या रिस्क। अच्छा अभी इंस्टॉल अभी ताजा किया है या अभी कल परसों करना है, तो अभी से सोचना शुरू हो गए, रिस्क होगा, गड़बड़ होगी, तबाही हो फिर जाएगी। सोचना क्या सही सोच है कि गलत सोच है, सही सोच है कि गलत हो सकता है, ये सोचना गलत सोच नहीं है। यही कह रहा है रिस्क को आइडेंटिफाई करो, क्या कुछ हो सकता है, जितने भी मेलवेयर, हैकिंग वगैरह के प्रॉब्लम, हार्डवेयर की प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ सकती। फिर एनालाइज वल्नरेबिलिटीज। जब सारी रिस्क की लिस्ट बना दी तो फिर देखो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इनमें से कौन सा रिस्क आ सकता है, यानी इफेक्ट कर सकता है। आपने देखना है कि रीजंस क्या होंगी। वल्नरेबिलिटी का मतलब है रीजन जिनकी वजह से रिस्क आ सकता है। पहले क्या देखा, रिस्क कौन कौन से आ सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है, कहां से आ सकते हैं,
पहले देखा चोर आ सकता है घर में, ये आइडेंटिफाई रिस्क। चोरी हो सकती है कि नहीं? वल्नरेबिलिटी में क्या देख रहे हैं, कहां से चोर आ सकता है। हाँ, चोर बन के सोचना पड़ेगा, पिछले वाले दरवाजे से, सामने वाले दरवाजे से, सामने वाले दरवाजे से नहीं, सुरंग से आ सकता है। शाबाश। हाँ, वो गटर से होता आएगा, है वही सुरंग होती है हमारे घर में, और तो कोई सुरंग होती नहीं है। इतना शाही किले में रहते हो तुम, सुरंगें बनाई हुई है मुगल बादशाह की आखिरी जानशीन। हाँ, वल्नरेबिलिटी भाई क्या मतलब, वीक पॉइंट सिस्टम में आइडेंटिफाई करना है। कहां से? सामने ठीक है गार्ड बैठा हुआ है, जो पिछले जो दीवार है ना, वहां गार्ड नहीं है, वहां क्या करे, कैमरा नहीं लगा दे, गार्ड भी तारे लगा दे, खारदार तारे, बिजली छोड़ दे, बिजली छोड़ दे। असेसिंग द इम्पैक्ट, असेसिंग द इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि अगर ये हो गया तो इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि याद रखिए सारे रिस्क एक बराबर नहीं होते, कोई हाई इम्पैक्ट होता है, कोई लो इम्पैक्ट होता है। हाई इम्पैक्ट वाले को अलग ट्रीट करना है, लो इम्पैक्ट वाले को अलग ट्रीट करना है। जो वेरी लो हो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। कॉस्ट बेनिफिट, ये सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं मुझे लग रहा है। तो दौरान क्या है, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में 3 काम क्या करने हैं। स्टेप नंबर 1, रिस्क, वल्नरेबिलिटी, इम्पैक्ट। रिस्क क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, वल्नरेबिलिटी कैसे हो सकती है, इम्पैक्ट अगर होगी तो कितना नुकसान होगा। रिस्क असेस कर लिया, अब क्या करना है, उसका कंट्रोल, इलाज ढूंढे। क्या होगा, क्या होगा भैया। एम्प्लॉइज जो है वो फिशिंग स्कीम के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, उन्हें क्या करें, अवेयरनेस क्रिएट करें। पासवर्ड सिर्फ उन्हें अपने मोबाइल का लगाना आता है, उसी तरह का लगा दे मोबाइल ऑफिस में भी। ऑफिस में कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सिर्फ सिंगल पासवर्ड नहीं। एम्प्लॉय कहेंगे सर जी क्या अजाब है, एक दफा पासवर्ड लगा देते हैं तो पासवर्ड सिक्योर तो हो गया, ये दोबारा फिर मोबाइल पे कोड भेजता है, मोबाइल देखना, फिर उसको एंटर करना दोबारा, क्या एक्स्ट्रा स्टेप है, इससे हमारा काम स्लो हो जाता है। सर छोड़ दे इसको। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को छोड़ देंगे क्या, एम्प्लॉइज रेजिस्ट करेंगे। देखिए जब कभी कोई कंट्रोल होता है ना, कंट्रोल का मतलब क्या है, कंट्रोल का मतलब है कि कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, एक्स्ट्रा काम करना है। ये फर्ज क्या है, छोटा भाई है मेरा, मैंने कहा जा दरवाजे को कुंडी लगा दो, कहने लगा छोड़े क्या कुंडी लगानी है, आगे पहले कभी चोर आया है, अब भी नहीं आएगा, छोड़े मैं सर्दी बहुत है, बाहर निकलने का कंबल से बाहर दिल नहीं कर रहा। ये यूजर ऐसे कहता है क्योंकि सिक्योरिटी, हर सिक्योरिटी फीचर की आपको कुछ ना कुछ एफर्ट करना पड़ती है, कॉस्ट होती है। वो जो वर्कर्स है वो उस एफर्ट को अवॉइड कर ले। अगर आपने एज सीनियर वर्कर की बात मान ली तो समझ लीजिए फिर जब वो अटैक होगा ना, नौकरी आपकी जाएगी, जूनियर की नहीं जाएगी, क्योंकि जो सीनियर लोग होते हैं वो डिपार्टमेंटल हेड की जिम्मेदारी सारी होती है। तो क्या एम्प्लॉय इस तरह की अगर रेजिस्टेंस शो करे, अगर चैलेंजेस में हम बढ़े, चैलेंजेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन आईटी जनरल कंट्रोल, उसमें इस तरह की बात करें कि एम्प्लॉइज रेजिस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा कंट्रोल की वजह से, तो क्या हम उनकी बात मान लें, कंट्रोल छोड़ दें कि उनकी ट्रेनिंग करवाएं, उनको सीधा करें। तो कंट्रोल डिजाइन की तरफ आ जाए। रिस्क आपने आइडेंटिफाई कर लिए, पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप के आने पे क्या होगा भला, रिस्क की लिस्ट बन गई, हमें पता चल गया कौन सा रिस्क बड़ा है कौन सा छोटा है, और वो रिस्क कैसे, तरीका वारदात क्या हो सकता है चोर का या जो भी हैकर है। अब हमने उसको काउंटर करना है, इसको बोलते हैं कंट्रोल डिजाइन। आपने क्या करना है, कंट्रोल को डिजाइन करना है। 2-3 चीजों को ध्यान में रखिएगा। पहली चीज, कंट्रोल को अलाइन करना है रिस्क के साथ, यानी हर रिस्क का कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल और रिस्क के दरमियान में डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। हमारी बिजनेस नीड क्या है, हमारी नीड है रिस्क को कम करना। तो कंट्रोल रैंडमली नहीं सेलेक्ट करने चाहिए। इतने ऊपर रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया ना, हर रिस्क को कंट्रोल, हर रिस्क का कंट्रोल, हर रिस्क का कंट्रोल, अलाइनमेंट होनी चाहिए। ये रिस्क इसका ये कंट्रोल, ये रिस्क इसका ये कंट्रोल, डन। फिर दूसरे नंबर पे याद रखें, आपने हर रिस्क का कंट्रोल जरूरी नहीं है। अगर रिस्क छोटा है उसका कंट्रोल हाई कॉस्ट है, इंपैक्ट लो है, कॉस्ट हाई है, तो क्या करना चाहिए,
इग्नोर करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मस्जिद के बाहर एक गार्ड खड़ा कर दे कि भाई देखो कोई जूतियां चोरी ना करे, रिस्क है ना, तो इसका कंट्रोल है, रिस्क और कंट्रोल की मैपिंग हो गई, रिलेट करता है, कर देना चाहिए। क्यों? 40-50 हजार लेगा बस महीने के गार्ड, 4-5 हजार की पूरे महीने में जूती नहीं चोरी होनी, 40-50, इसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जब भी आप कंट्रोल इंप्लीमेंट करने लगो, देखो रिस्क का इंपैक्ट क्या है और कंट्रोल की कॉस्ट क्या है, इसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कंट्रोल की कॉस्ट कितनी होगी, उससे बेनिफिट कितना मिलेगा। अगर रिस्क कम है, लो है, कंट्रोल की कॉस्ट ज्यादा है, क्या करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो पहला असूल क्या, कंट्रोल डिजाइन करने का। स्टेप नंबर 1, कंट्रोल रिस्क के साथ अलाइन करे, बिजनेस नीड के मुताबिक कंट्रोल हो। दूसरा क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करे, अगर कंट्रोल की कॉस्ट वेरी हाई हो, रिस्क का इंपैक्ट लो हो, तो छोड़ दें। और तीसरा, कंट्रोल 3 तरह के हो सकते हैं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। ये पहले हमने पढ़ा कभी। प्रिवेंटिव कंट्रोल वो होते हैं जो कि रिस्क को अकर ही नहीं होने देंगे, जैसे एंटीवायरस, वो रिस्क हैकर आने नहीं देगा। एक होता है डिटेक्टिव, जो कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे डिटेक्ट करते हैं। फायरवॉल प्रिवेंटिव है, लॉग क्या है, डिटेक्टिव, रिकॉर्ड रखते हैं। करेक्टिव का मतलब क्या, वो कंट्रोल जो सिचुएशन को ठीक करेंगे। भाई समझ आई, कोई समझ नहीं आई? मुझे बताइए, पासवर्ड एक कंट्रोल है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव के करेक्टिव? प्रिवेंट। फायरवॉल कंट्रोल है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव के करेक्टिव? फायरवॉल प्रिवेंटिव है, हैकर को आने नहीं देता। क्या लॉग मेंटेन करना हर एक्टिविटी का कंट्रोल है? कौन सा कंट्रोल है? डिटेक्टिव। बैकअप एंड रिस्टोर? करेक्टिव। तो कंट्रोल पर्पस के लिहाज से कंट्रोल 3 तरह के हो सकते हैं, प्रिवेंटिव जो कि हैकिंग को या इंसिडेंट को रोकते हैं, डिटेक्टिव जो इंसिडेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, और करेक्टिव जो इंसिडेंट को ठीक करते हैं। नाम में ही कंसेप्ट छुपा है। तो 2 स्टेजेस होंगे। पहली स्टेज क्या थी भला? रिस्क असेसमेंट। उसमें क्या किया आपने? रिस्क आइडेंटिफाई किया, वल्नरेबिलिटी देखी, उसका इंपैक्ट देखा, डन। फिर कंट्रोल डिजाइन किया। कंट्रोल डिजाइन करने में उसने 3 नसीहतें की है। नंबर 1, कंट्रोल को रिस्क के साथ, बिजनेस नीड के साथ अलाइन करना है। नंबर 2, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कंट्रोल का। और तीसरा, कंट्रोल्स की टाइप देखनी है, कौन सा कंट्रोल टाइप जरूरी है। इधर कंट्रोल की कितनी टाइप्स हो सकती है, कौन कौन सी? 2 स्टेप हो गए। अच्छा, मैं अब यहाँ पे सोच रहा हूँ तीसरा स्टेप क्या होगा। बात तो मुझे लगता है दूसरे स्टेप में खत्म हो गई है। रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, कंट्रोल लगा दिया, अब क्या? अच्छा, इंप्लीमेंट भी करना है। ओके 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 ओके, तो करें इंप्लीमेंट। एक डिपार्टमेंट में करना है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में करें? कि पहले एक डिपार्टमेंट में डिप्लॉय करके देख लेते हैं। डिप्लॉय करने का मतलब है अप्लाई करना, एग्जीक्यूट करना। डिप्लॉय का मतलब क्या है? अप्लाई। आईटी की लैंग्वेज में बोले तो डिप्लॉय, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो अप्लाई करो, इंप्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो, इसका यह मतलब होता है। कह रहा है ऊपर जो कंट्रोल डिजाइन कर लिया, अब इसको क्या करो? इंप्लीमेंट करो। ठीक है, ऐड कंट्रोल कहां? सिस्टम में, इंप्लीमेंटेशन, जहां जरूरत है इसकी, नेटवर्क में, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड हो सकते हैं, एप्लीकेशन से, नेटवर्क से रिलेटेड हो सकते हैं, हार्डवेयर का कंट्रोल हो सकता है, सॉफ्टवेयर का हो सकता है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल हो सकता है, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। और भाई जिधर का कंट्रोल है उधर डिप्लॉय करो। डिप्लॉय कंट्रोल में क्या कह रहा है? और जिधर कंट्रोल है उधर डिप्लॉय करो। ये अच्छा, डिजाइन में और इंप्लीमेंटेशन में क्या फर्क है? हमने इंजीनियर से कहा जरा घर बनाना है, नक्शा तैयार करो, ये क्या है? और इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्ट करो। सिर्फ डिजाइन बना के सफा अपने पास रख ले काफी है, मैं बड़ा अच्छा सिस्टम डिजाइन किया, किसी काम का नहीं।
डिजाइन भी होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। वो क्या होता था हमारे माशरती उलूम की किताब में, इल्लामा इकबाल ने क्या ख्वाब देखा था, है ना, ख्वाब देखा था, वो सिस्टम डिजाइन हुआ था। और कायदे में क्या, अमली जामा पहनाया, हाँ अमली जामा, हाँ अमली जामा पहनाया था। उस ख्वाब की ताबीर की थी, वो क्या था, इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा इम्प्लीमेंटेशन कर दी, इंजीनियर घर बना रहा है, क्या एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है कि कभी कभी हमें कागजों में लगता है कि चीज ठीक लगेगी, लेकिन जब सामने बन के आती है हमें कहते हैं यार ये चीज ठीक नहीं कुछ लग रही, और चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और चेंज मैनेजमेंट भी देखो, फिर क्या स्टेप है, चेंज मैनेज। और चेंज मैनेजमेंट कैसे होगी आपको पता है, डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, प्रूव होनी चाहिए, टेस्ट होनी चाहिए, डन। तो अगला स्टेप क्या है, इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, कंट्रोल डिप्लॉय होंगे, और क्या होगा, और फिर क्या, सिस्टम इंटीग्रेशन। सिस्टम इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि हमारा कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम भी तो हो सकता है, हमारे कोई डिपार्टमेंट में अदर सिस्टम भी तो हो सकते हैं। तो एक जो नया सिस्टम है एग्जिस्टिंग के साथ कंपैटिबल होना चाहिए कि नहीं। आपको तो हमारे आईटी में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, कंपैटिबिलिटी इशू आ जाए। जब कभी कोई नया सिस्टम लेके आते हैं तो लेगेसी सिस्टम कौन सा आता है, पुराना सिस्टम के साथ कंपैटिबिलिटी देखनी हो। ये तो मुझे याद है ईआरपी सिस्टम में भी पढ़ा था कि जब आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं आपके सामने वो रिक्वायरमेंट आती है ना, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए ये चीजें रिक्वायर्ड है, वो जब हम कभी नहीं पढ़ते, वो लाइसेंस एग्रीमेंट आता है ना जिसके ऊपर हमेशा आई एग्री करके नेक्स्ट कर देते हैं, उसमें लिखा होता है कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए इतनी रैम चाहिए, इतनी स्टोरेज चाहिए। तो कितने स्टेप्स हो गए ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के, किसकी इंप्लीमेंटेशन के, ओके। अच्छा मैं गलती से ईआरपी इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाने लगा था, अच्छा किया आपने मुझे पहले रोक दिया। ईआरपी की इंप्लीमेंटेशन के भी स्टेप्स थे ना कुछ, हाँ। तो एग्जाम में कहीं मैं गलत ना लिख दूं, ये ना हो पूछे ईआरपी के मैं लिख दूं आईटीजीसी के, आईटी, क्योंकि मिलती जुलती अप्रोच लग रही है कि नहीं लग रही, नहीं लग रही, मैं तो भूल गया। ये अभी आईटी जनरल कंट्रोल की इंप्लीमेंटेशन पहला स्टेप क्या है, रिस्क असेसमेंट। उसमें क्या करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई किया, वल्नरेबिलिटी देखी और इंपैक्ट देखा। इसके एंड में हमारे पास रिस्क की लिस्ट आ गई। स्टेप नंबर 2 में क्या किया, डिजाइन किया। क्या डिजाइन किया, कंट्रोल डिजाइन किया। कंट्रोल डिजाइन करते हुए किस चीज का ध्यान रखना है, रिस्क और कंट्रोल। जो रिस्क है उसका कंट्रोल, ये ना रिस्क कोई और कंट्रोल कोई और लगा दे। मैपिंग होनी चाहिए ना, बिजनेस नीड के मुताबिक कंट्रोल डिजाइन होने चाहिए। और डिजाइन में क्या स्टेप है, एक ये कि आपने अलाइनमेंट करनी है कंट्रोल और रिस्क की। दूसरी क्या नसीहत उसने बताई थी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, यानी जो रिस्क छोटा है और उसके कंट्रोल की कॉस्ट बड़ी है वो रिस्क होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हर रिस्क को खत्म नहीं किया जा सकता, ओके। और तीसरी चीज क्या थी, कंट्रोल की 3 टाइप्स है, देखो कौन से वाला सूटेबल होगा, प्रिवेंटिव होगा, डिटेक्टिव होगा, करेक्टिव होगा। रिस्क और कंट्रोल की मैपिंग समझ आ गई, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस समझ आ गया, क्या कंट्रोल की 3 टाइप समझ आ गई, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। क्या सारा डीएसआर समझ आ गया, क्या सारा सीए समझ आ गया। अभी तो सब कुछ एक्सेस कर रहे थे, समझ इसकी भी नहीं आई होगी, इसका कह दिया तो डीएसआर का भी बोल देते, सारे सीए का भी बोल देते। क्या है प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव, कंट्रोल, हाँ जी आप बताइए। थ्रेट को कैसे स्टॉप कर होने से पहले कैसे रोकना है, और क्या होता था वो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल इसलिए जरूरी है। और फिर अगर ना प्रिवेंट कर सकें, डिटेक्टिव आइडेंटिफाई करो, और फिर क्या करो, करेक्टिव। डॉक्टर कहता है सिगरेट ना पिया करो, प्रिवेंटिव कंट्रोल। खांसे खांसे डॉक्टर के पास गया, उसने कोई थर्मामीटर जो भी उसका है उसके चेकिंग की, ये क्या है, डिटेक्टिव। और सुआ खबोया इसके, करेक्टिव, करेक्टिव। हाँ जितना मर्ज बढ़ चुका है, सुई से काम नहीं चलना,
सुबह से चलना है। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल डिजाइन कर दिया, अगली स्टेज क्या है? इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना है हमने? कंट्रोल को डिप्लॉय कर दें, इम्प्लीमेंट कर दें, पक्का, कोई धमाका ना हो जाए। ओके, डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद डिप्लॉय कर दिया तो एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन भी तो देखनी चाहिए, एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ मैच करता है कि नहीं करता है। ये ना हो अब बड़े शौक के साथ हम आईफोन ले आए लेकिन चार्जर जो है वो सैमसंग का घर में पड़ा हुआ है, एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ नया सिस्टम लगा दें, चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ेगी। और कंपैटिबिलिटी के साथ क्या, अगर बाद में कभी चेंज करना पड़ जाए सिस्टम, चेंज करने की ऑप्शन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि इंजीनियर कहे नहीं सर जी अब जो डिजाइन फाइनल हो गया बस फाइनल चेंज नहीं हो सकता, अगर ऐसा कहे तो फिर इंजीनियर को चेंज कर देना, क्योंकि सिस्टम तो चेंज होगा, बिजनेस नीड चेंज होगी, सिस्टम तो चेंज होगा। 3 स्टेप समझ आ गए? मुझे लग रहा है सिस्टम यहाँ पे खत्म होना चाहिए, अगली स्टेज तो आनी नहीं चाहिए। देखें, रिस्क हमने एनालाइज कर लिया, लिस्ट बना के हर रिस्क का कंट्रोल डिजाइन कर लिया, कंट्रोल डिजाइन करने के बाद इंप्लीमेंट भी कर लिया, और बाकी क्या रह गया? क्या? ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। सिस्टम बना दिया आपने, चला किसने है? और नया हेलीकॉप्टर ले आए, नई गाड़ी ले आए, नया जहाज ले आए, ड्राइवर भी तो ट्रेनिंग होनी चाहिए। सिस्टम नया आए, बताए क्या एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि नहीं नए सिस्टम पे? तो कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये स्टेप कैसे मिस कर सकते हैं आप? क्या करना है? ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे, भैया आप सिस्टम चेंज हो गया है, पहले काम किसी और तरीके से होता था, अब किसी और तरीके से होगा। जो चेंज के लिए तैयार हो जाए, अब यहाँ पे फिर अगेन वही यूजर कहेंगे सर जी क्या काम हो तो रहा था सर, अच्छा हो रहा था, क्या रेजिस्ट करेंगे चेंज को? कहोगे एम्प्लॉइज, हर बंदा चेंज को रेजिस्ट करता है अमूमी तौर पे, ठीक है, तो उनको फिर थोड़ा सिखाना पड़ता है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग करें न्यू रोल के मुताबिक, ट्रेनिंग प्रोवाइड, अवेयरनेस कैंपेन करें कि भाईजान अब पहले मैनुअल सिस्टम होता था, या तेरी मेहरबानी पहले वो जमाना और था 50 साल पहले, वो दरखास्त लिखते थे, छुट्टी की दरखास्त है, बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब है, आपका नीचे आपका ताबेदार, इंग्लिश में फिर भी कोई बेहतर लफ्ज था, आपका ताबेदार, उर्दू में, इंग्लिश में क्या होता था? योर सर्वेंट, सर्वेंट होता था ना, ओबीडियंटली, सर्वेंट भी होता था कहीं कहीं, योर बीड, हाँ ओबीडियंटली, चल वो क्या होता था हमारे जमाने में? हाँ गोरों का जमाना, जब गोरे थे, हाँ जंगे आजादी से 1856 की बात है ना, मैं तब का हूँ मैं, जमाने में होता था। तो एम्प्लॉइज की अवेयरनेस कैंपेन, एम्प्लॉइज को बताना है कि भाई पहले जो मैनुअल सिस्टम होता था वो अब गया, खत्म, टाटा खल्लास, बाय बाय, अब क्या है? अब अवेयरनेस, नया सिस्टम है, इसमें कंट्रोल्स भी नए हैं, डिफरेंट है। इसमें जब कोई भी मैसेज आया ना, खुश नहीं होना, कोई भी ईमेल आई, लिंक पे क्लिक कीजिए, आपका $1000 का इनाम निकला है, नहीं इनाम नहीं निकला, नहीं निकला तेरा नाम, तेरे को कभी ईमेल नहीं आनी, समझ मेरी बात, मेरे भाई इस बात को समझ। तो हर ईमेल पे, हर मैसेज पे क्लिक किस्मत नहीं आजमानी, हाँ। तो अवेयरनेस कैंपेन एम्प्लॉइज को बताए ताकि एम्प्लॉय किससे बच सके? फिशिंग स्कीम से बच सके, स्कैम से, बल्कि स्कीम नहीं है, स्कैम है, दूसरे के लिए स्कीम है, हमारे लिए स्कैम है। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, भाईजान सिर्फ अपने एम्प्लॉइज को नहीं आपने ट्रेन करना, सिर्फ अपने एम्प्लॉइज को अवेयरनेस नहीं करनी, क्या स्टेक होल्डर को भी बताना है, वेंडर तेरे को सिस्टम की एक्सेस देने अपने, लेकिन तेरी मेहरबानी तुम खुद भी अपने सिक्योरिटी फीचर्स एनहेंस करो। ये ना हो कि हमारे साथ वही हो जो कि किसके साथ हुआ? टारगेट वालों के साथ हुआ। याद है टारगेट वालों के साथ क्या हुआ था? क्या? हाँ, एक कूलिंग सिस्टम का कॉन्ट्रैक्टर था, वेंडर था, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड की एक्सेस दे दी डाटा पे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनता है कोई? नहीं बनता, लेकिन दे। तो क्या हुआ? तो स्टेक होल्डर को भी इंगेज करना है ताकि वो, क्यों, क्या वेंडर्स की वजह से हमारा सिस्टम एट रिस्क है, उसको भी अवेयरनेस करें, उसको एहसास दिलाना।
तो भाई ट्रेनिंग हो गई, भाई सिस्टम आ गया, रिस्क समझ आया, रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, उस रिस्क का कंट्रोल डिजाइन किया, कंट्रोल को इंप्लीमेंट कर लिया, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दे दी, अब बाकी क्या रह गया? अब इसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी करनी है। जिस चीज की मॉनिटरिंग ना करे वो एक्टिविटी याद रखे 6 महीने के अंदर अंदर जीरो हो जाएगी। ट्राई कर लें कोई चीज जिंदगी में, ट्राई। आपके एम्प्लॉइज जितने मर्जी एफिशिएंट हो, जितने मर्जी सेल्फ मोटिवेटेड हो, मॉनिटरिंग छोड़ दें उनकी, 6 महीने के बाद हर एक्टिविटी जीरो हो जाएगी, नहीं परफॉर्म हो रही होगी। मॉनिटरिंग जरूरी है, ठीक है। हम भी अपनी हरकतें तभी सीधी रखते हैं जब हमें एहसास हो हमारी मॉनिटरिंग हो रही है और बाद में हिसाब किताब देना है। अगर ये एहसास ना हो फिर क्या, फिर तो जो मर्जी आए वो करें, मुझे नहीं है भाई। तो मॉनिटरिंग एंड रिव्यूज, फिर क्या है? मॉनिटरिंग करनी है, मॉनिटरिंग साल बाद कर लेनी चाहिए कि रियल टाइम करनी चाहिए? गलत, दोनों करनी चाहिए। ये चीज रियल टाइम मॉनिटरिंग भी करे और रेगुलर ऑडिट भी करे, पीरियोडिक भी। रियल टाइम यूजर करेगा, पीरियोडिकली एक्सटर्नल टीम एक्सपर्ट की आगे करेगी चेक। ऐसा ही होना चाहिए ना, रूटीन की चेकिंग की और रेगुलर और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अगर आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग से या रेगुलर ऑडिट से कोई डेफिशिएंसी सिस्टम की नजर आ जाए तो उसे छुपा लें, किसी को ना बताएं, बता देना चाहिए, फिर ही तो इंप्रूव होगा। बॉस को बताएंगे बॉस से गलत हो रहा है तो वो तो डांटेगा नहीं हमें, नहीं 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 कहेगा अच्छी बात की। नहीं बताएंगे, अगर हैकर को पहले पता चल गया वो ज्यादा बुरी सिचुएशन है। और अगर कोई गलती हो जाए, अगर कोई गलती किसी के सामने, अगर इस सारे प्रोसेस से कोई वीकनेस सामने, उसको इंप्रूव करें। और अगर कोई इंसिडेंट अगर हो जाए तो भी बता दें, ठीक है जी। हाँ जी, कि सर जी गलती हो गई कि ईमेल आई थी मैंने क्लिक कर दिया है, अभी तक तो हैकर शायद सो रहा है, उसको नहीं पता चला मैंने क्लिक कर दिया, लेकिन मुझे फौरन एहसास हुआ मैंने गलत किया, अब क्या करें? बॉस कहेगा परेशान नहीं होना, शाबाश तुमने अच्छा किया मुझे बता दिया, क्लिक किया बुरा किया लेकिन फौरन बता दिया, अच्छा किया। तुम्हारा क्या करते हैं, सिस्टम को हम अलग कर देते हैं, सेगमेंटेशन कर देते हैं, नेटवर्क सेगमेंटेशन कर देते हैं, ताकि कम से कम हैकर जो है और इस कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं। जब तक इसको हम ऑफलाइन इसको सारा स्कैन करके क्लीन नहीं करेंगे तब इसको नेटवर्क के साथ अटैच नहीं करना, ठीक है कि नहीं? तो ये है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए कि पीरियोडिकली? दोनों। अब आए हैं लाइन पे, शाबाश, क्लियर। तो आईटी जनरल कंट्रोल की इंप्लीमेंटेशन के 5 स्टेप्स समझ आ गए, कौन कौन से? रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल डिजाइन, कंट्रोल इंप्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग। क्या ये सारी जो चेंज आप करेंगे एम्प्लॉइज आसानी से, ये आसानी से इंप्लीमेंटेशन मैनेज हो जाएगी? प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? सबसे पहले कंप्लेक्सिटी ऑफ आईटी एनवायरनमेंट। आप भाई मुश्किल तो नहीं है ना, आपका आईटी सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, कैसे? पहली प्रॉब्लम क्या आएगी? इंटीग्रेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से सिस्टम चल रहे होंगे, आईटी सिस्टम, नया भी और पुराना भी। क्या प्रॉब्लम है? इंटीग्रेशन, ये है पहला प्रॉब्लम। एग्री करते हैं? इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है। दूसरा क्या? टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली डेवलप हो रही है। रात को अब क्या होता है, रात को एआई टूल आया, सीख के हल्का सा सोए, सुबह उठे 2 नए टूल आए होते हैं, उनको फिर सीखना पड़ता है। ये आजकल ये तो हो रहा है वैसा। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्या? टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, आप एक दफा इंप्लीमेंट करके सुकून से बैठ नहीं सकते। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, अपडेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है आईटी एनवायरनमेंट बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है, और फिर टेक्नोलॉजी रैपिड एडवांसमेंट। रैपिड एडवांसमेंट, पहले महीनों में कोई एप्लीकेशन आती थी, अब एक विद इन मिनट्स नया ये सिस्टम। रिसोर्स कंस्ट्रेंट, नहीं है अनलिमिटेड पैसे हमारे पास, कम है पैसे, क्या करें? बजट लिमिटेशन है, स्टॉक बजट कम है,
पैसे थोड़े हैं आईटी डिपार्टमेंट के लिए, स्टाफ नहीं है, स्किलफुल पर्सन कहां से लेके आए? स्किलफुल पर्सन, ये पढ़ा था ना प्रॉब्लम। हाँ, एआई में ₹100 प्रोग्रामर डेवलपर की जिंदगी ऐसी ही है, बेचारे रात 2, 2:30, 3 बजे तक जागते रहते हैं। हाँ, नमाज के बाद सोते हैं। आप नहीं, डेवलपर की बात कर रहा हूं। आप तो जैसे ही पहले से दूसरे सफे पे पहुंचते हैं सो जाते हैं। स्किल स्टाफ ओवरबर्डन, आईटी टीम ओवरबर्डन है, क्योंकि काम के बंदे कम हैं, तो जो कम बंदे हैं उन्होंने सारा काम करना है। तो लैक ऑफ स्टाफ और ओवरबर्डन स्टाफ, समझे, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं, हमने भी उनसे काम करवाना है, वो भी एग्री करते हैं। काम का बंदा ढूंढने निकल जाए। जितनी ज्यादा बेरोजगारी है ना, प्रैक्टिकल टिप बता रहा हूं, जितनी ज्यादा बेरोजगारी है, काम का बंदे जो है उतने ही कम मिलेंगे। भीख मांगने वाले बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। वो फीमेल भी बाप का मस्जिद जाते हैं ना, मस्जिद के बाहर होते हैं, लेकिन किसी से पूछ ले कि घर में काम करना है, क्या घर में काम आके कर लेंगे, वालदा की खिदमत करवानी है, नहीं माने, पूछ के देख लीजिएगा। तो क्यों, बेरोजगारी भी ज्यादा है और स्किलफुल काम का बंदा फिर भी नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम है कि नहीं? ये मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ आपने हेडिंग याद करनी है, हेडिंग में ही कंसेप्ट है। एक दफा रीडिंग कर ले तो आपको, ताकि लिंक हो जाए, एक्सप्लेनेशन पता चल जाए। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, भाई जब आईटी सिस्टम जो है वो टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ थ्रेट्स भी आ रहे हैं। एक तो थ्रेट नए हैं, दूसरा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है। पहले सिर्फ कंपनीज को हैक किया करते थे, अप्रोच किया, अब क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स को भी हैक करना शुरू कर देते हैं। पहले कहते थे एक बड़ी अमाउंट, अब कहते नहीं, छोटी छोटी बहुत सी अमाउंट। सलामी टैक्स भी इजाद कर लिया उन्होंने, कर लिया। पहले रैंसमवेयर होता था सिर्फ, और उनका सलामी टैक्स भी चलेगा, छोटी छोटी अमाउंट। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, वो पहले पड़ा है, वो अलग मसला है कि हाई पेस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को कंपैटिबल करना। नई से नई चीजें आ रही हैं, वो जैसे नए से नया मॉडल मोबाइल का आ रहा है, तो होता है ना नया मॉडल ये भी खरीदना, ये भी जरूरी हो जाता है ना, नया मॉडल है, ऐसा होता है कि काम चल रहा हो तो चलने देना चाहिए। कह रहा है जिस तरह टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रही है क्विकली, उस लिहाज से थ्रेट्स भी ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं। हमें टेक्नोलॉजी पे भी नजर रखनी पड़ती है, मार्केट में क्या न्यू टेक्नोलॉजी आई है, थ्रेट पे भी नजर रखनी पड़ती है, मार्केट में क्या नए थ्रेट है। थ्रेट्स की तादाद भी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, स्कोप भी बढ़ रहा है। और अब हमें टेंशन सिर्फ हैकर्स की नहीं होती, आप समझ रहे हैं सिर्फ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट की प्रॉब्लम है क्या, सिर्फ हैकर की प्रॉब्लम है? और नहीं, हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी प्रॉब्लम है, और हमें एससीसी की प्रॉब्लम है। इनसे क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम? ऐसी स्टेट बैंक पाकिस्तान क्या प्रॉब्लम है? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। पता नहीं कौन कौन से डाटा प्राइवेसी लॉज है, कॉन्फिडेंशियलिटी लॉज है, फाइनेंशियल लॉज है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज है, पता नहीं कौन कौन से लॉज है, कंप्लायंस करना पड़ती है सबकी। एक एक ट्रांजैक्शन में नजर रखनी पड़ती है ब्रांच मैनेजर को, ब्रांच मैनेजर करना पड़ता है। तो कह रहा है कॉन्स्टेंटली रेगुलेशन भी चेंज हो रही हैं, थ्रेट तो चेंज हो रहे हैं, हैकर फारग नहीं बैठ रहे, रोज कोई ना कोई नया थ्रेट इंट्रोड्यूस कर देते हैं मार्केट में। रेगुलेटर कौन सा फिर आराम से बैठ रहा है, वो भी रोज कोई ना कोई नई रेगुलेशन लगा देता है। क्रॉस ज्यूरिसडिक्शनल कंप्लायंस, खासतौर पे जो कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है ना, वो तो गई नहीं, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम? उन्होंने एक मुल्क नहीं, हर मुल्क की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना। ये ले, दुबई में जाएंगे, गुड न्यूज भी है, बैड न्यूज भी। क्या वहां पे अब टैक्स ला जाके उधर के दोबारा पढ़ने, ऐसा ही है कि पाकिस्तान के चलेंगे उधर नहीं चलेंगे, लेकिन वो खुशी खुशी सीख लेने, ठीक है, उसकी सैलरी मिलेगी। इंक्रीज स्क्रूटनी एंड पेनल्टीज, रेगुलेटर्स जो है वो चेकिंग ज्यादा करते हैं, हर महीने आ जाता है स्टेट बैंक की टीम कमर्शियल बैंक में कंप्लायंस के लिए। लास्ट कंसेप्ट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी को बैलेंस करें। क्यों? सिक्योरिटी ज्यादा करें तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, क्योंकि काम करना पड़ता है ना, उठ के दरवाजे को कुंडी लगानी है। सिक्योरिटी हाई और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है,
कम, चोर आना जाए। तो यूजर क्या करता है, यूजर को मनाना पड़ता है अलग से। फिर परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। सिक्योरिटी फीचर एनहांस करने की वजह से जैसे इंक्रिप्शन लगाए ना तो स्पीड कम हो जाती है। सिक्योरिटी फीचर ज्यादा हो, जब फिल्टर लगाएंगे, आपका क्या है, जब सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे पे खड़ा होगा, हर आने वाले को चेक करेगा तो लाइन नहीं लग जाती, बाजुकात लग जाती है। ये क्या है, परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ, कि सिक्योरिटी की वजह से एफिशिएंसी कम हो गई। डाटा में भी इसी तरह होता है, सिक्योरिटी फीचर ऐड करते जाए, डाटा अनइनक्रिप्टेड डाटा क्विकली फास्ट ट्रेवल करता है, इनक्रिप्टेड डाटा की स्पीड कंपैरेटिवली स्लो होती है। तो ये है परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ, ये भी एक मसला है। एम्प्लॉयज को बनाना अलग मसला है, डाटा की परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ अलग मसला है। बिजनेस एजिलिटी कहता है बहुत ज्यादा जब आप रिक्वायरमेंट्स आप पे लगती है ना, जैसे लीगल रिक्वायरमेंट्स, जब बहुत ज्यादा कंट्रोल जब हो जाए तो फिर आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। आजाद परिंदा है, अब वो ज्यादा दूर तक, ज्यादा ऊपर तक उड़ सकता है, उसके पैर बांध ले, जंजीरों में जकड़ दें उसके पर, तो क्या है, उसकी परवाज क्या हो जाएगी। ये सिक्योरिटी फीचर्स यही काम करते हैं, कंट्रोल यही करते हैं, कंट्रोल यही करते हैं। हालांकि हमने अपने कबूतर को समझाया हुआ है कि ये जो तेरे पैर बांधे हैं ना, तेरे ऊपर बाज घूम रहा है, तो ज्यादा दूर घर के आसपास रहना है, घर से ज्यादा दूर नहीं जाना। क्यों, ज्यादा दूर जाओगे ऊपर बाज घूम रहा है। भाई समझ रहे हैं कि नहीं, क्या समझा रहा है यहाँ इस कंसेप्ट के अंदर। बिजनेस एजेंट ऊपर बाज घूम रहा है, ये नहीं, तो मिसाल दी है कि बिजनेस में जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट सप्लाई करेंगे ना, उतने ही ज्यादा उसके ग्रो करने की स्पीड कम हो जाती है। रेगुलेशन जितनी अप्लाई करेंगे, बिजनेस की ग्रोथ उतनी कम होती है। बैंक में चले जाए ना, रेगुलेशन है, भाई चेकिंग करो, वो आधा घंटा चेकिंग में लगा लेते हैं, कहते हैं रेगुलेशंस है, आईडी कार्ड लेके आए, सर आईडी कार्ड नहीं है, ओरिजिनल है, ये कॉपी नहीं है, कहते जाए कॉपी करवा के लाए। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बोला हुआ है 10,000 की पेमेंट करनी थी, वो आधा घंटा जब तक कॉपी नहीं आई पेमेंट नहीं, 10,000 की पेमेंट, और 200 अरब की जहां करनी, में क्या बताऊं आपको उधर क्या किया इन्होंने। छोड़े इसको, ऐसे बात कहीं की कहीं निकल जाती है। तो जो फ्रॉड करने होते हैं ना, उन्होंने 100 रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वो कर लेने उन्होंने, लेकिन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में हम जैसे जो आम कंज्यूमर है ये फंस जाते हैं। पर तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से चीजें डिले में चली जाती हैं, स्पीड बिजनेस की ग्रो करने की कम हो जाए, एग्री करते हैं। ये है प्रॉब्लम आईटी जनरल कंट्रोल की। तो फायदे भी हैं, नुकसान भी है, इसलिए क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए नहीं, नुकसान को कंट्रोल करके अडॉप्ट करना चाहिए आईटी जनरल कंट्रोल। सारा पढ़ा के चैप्टर के एंड पे ये थोड़ी कहना मैंने आपको कि आईटी जनरल कंट्रोल छोड़ दें, नहीं नहीं, रिस्क लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, कंट्रोल्स करें पहले उसके। डान जी कुछ समझ आया, पक्का याद भी कर लेंगे, असाइनमेंट भी कर लेंगे, पिछला पूरा चैप्टर भी याद कर लेंगे, वो साथ साथ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुश कर दिया एंड में आ गए। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।